हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू बी यूनिक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज साइकोलॉजी ऑफ मनी। लॉस एंजलिस का एक बहुत शानदार लग्जरी बढ़िया होटल, जहां पर अक्सर एक टेक्नीशियन मेहमान के रूप में, एक अतिथि के रूप में आया करता था। बहुत प्रतिभावान, 20 वर्ष से कुछ अधिक ही आयु में उसने वाईफाई, जी हाँ वही वाईफाई जिसका आजकल हम प्रयोग करते हैं, उसके एक प्रमुख घटक को डिजाइन करके पेटेंट किया था। इतनी कम उम्र में ही वह कई कंपनियों को शुरू करके बेच चुका था और बहुत ज़्यादा बेतहाशा कामयाब था। परंतु धन संपत्ति के साथ उसका जो संबंध था उसे मैं बचकाना और मूर्खता का मेल ही कहूँगा। वह अपने साथ $100 के नोटों की कई इंच की घड़ियां लेकर घूमता था और वह हर किसी को दिखाता रहता था, भले ही वह कोई इसे देखना चाहे या नहीं। वह अपनी धन संपत्ति की खुलेआम डिंग मारा करता था, खासकर जब वह नशे में होता था। एक दिन उसने होटल कर्मी को कई $1000 दिए और कहा, सामने जो हीरे जवाहरात की दुकान है वहां जाओ और वहां जाकर $1000 के सोने के कुछ सिक्के लेके आओ। ठीक 1 घंटे बाद वह टेक्नीशियन, उसके कई दोस्त प्रशांत महासागर के सामने खड़े थे एक डॉक के ऊपर, और फिर उन्होंने कंकरों की तरह उन सिक्कों को पानी में उछालना शुरू किया और आपस में बहस करते किसका सिक्का सबसे दूर गया, और अंत में ठहाके लगाते मनोरंजन करते। एक प्रकार से मनोरंजन ही था उनके लिए। कुछ दिनों के बाद जब उसी कार्यकारी से, उसी टेक्नीशियन से होटल का एक लैंप टूट गया तो मैनेजर ने कहा उसे $500 की भरपाई करनी होगी। तुम्हें $500 चाहिए? उस टेक्नीशियन ने अविश्वास पूर्वक मैनेजर की ओर देखा। मैनेजर ने कहा हाँ। उसने जेब से $5000 निकाले और मैनेजर को कहा, ये पकड़ो $5000, दोबारा मेरी इस तरह बेइज्जती मत करना, दफा हो जाओ मेरे सामने से। आपको क्या लगता है इस तरह का व्यवहार कितने दिन चलता होगा? और इसका एक साधारण सा जवाब है, ज्यादा दिन नहीं। कुछ वर्षों बाद पता चला कि वह टेक्नीशियन जो इतना अमीर बेतहाशा कामयाब था, एकदम से दिवालिया हो चुका है। धन संपत्ति के मामले में आप कितना अच्छा इसका प्रबंधन करते हैं, यह इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस बात पर ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सिखाना कठिन कार्य है वास्तव में, उन्हें भी जो वास्तव में काफी ज्यादा होशियार होते हैं। अब हम बात करते हैं रोनाल्ड जेम्स रीड, एक अमेरिकी साधारण से एक ग्रामीण व्यक्ति जिनका जन्म एक सामान्य ग्रामीण वर्मोंट में हुआ था। अपने परिवार में हाई स्कूल पढ़ने वाले वे पहले सदस्य थे। यह इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है क्योंकि वे स्कूल कैंपस जाने के लिए लिफ्ट लिया करते थे। उनका जीवन इतना साधारण था कि उनके जीवन में बताने योग्य कोई विशेष नहीं है, उतना ही सामान्य जितना किसी व्यक्ति का होता है। 25 वर्ष तक उन्होंने एक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की। 17 वर्षों तक जेसी पेने में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12000 में 2 बेडरूम का एक घर खरीदा और पूरा जीवन वहीं बताया। 50 वर्ष की उम्र में विधुर हो गए, दोबारा विवाह नहीं किया। लेकिन वर्ष 2014 में जब 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, तब अचानक से वे चर्चा में आए। वर्ष 2014 के अंदर 28,13,503 अमेरिकियों की मृत्यु हुई। इनमें से 4000 से भी कम ऐसे अमेरिकी थे जिनकी शुद्ध संपत्ति $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उन्हीं में से एक थी। अपने वसीयतनामे में उन्होंने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के नाम और $6 मिलियन एक स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय को दिए। अब जो रोनाल्ड रीड को जानते थे वे भी चकराए कि उनके पास इतना पैसा आया कहां से। वास्तव में इसमें कोई भी रहस्य नहीं था, ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी, ना ही कोई गड़ा खजाना मिला था, ना ही पैसा विरासत में मिला। उन्होंने जितना संभव हो सका उसे बचत की और उसे ब्लू स्टॉक यानी ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया और दशकों तक प्रतीक्षा करी, जब वह मामूली सी बचत $8 मिलियन में नहीं बदल गई। बस उन्होंने इतना सा किया और एक सामान्य जेनिटर से बन गए जनहितैषी। परंतु उनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक व्यक्ति और चर्चा में आया और वह था रिचर्ड फुस्कोन। रिचर्ड फुस्कोन के पास सब कुछ वही था जो रोनाल्ड रीड के पास नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े हुए इस शख्स के पास MBA की डिग्री थी। वित्त व्यवसाय में उसने इतनी अधिक सफलता प्राप्त की थी, लगभग 40 वर्ष की उम्र में ही सेवानिवृत्त होकर वह जनहितैषी बन गया था। क्रेंस बिजनेस मैगजीन है, उसने उसे 40 अंडर 40 की सूची में शामिल किया था। लेकिन ठीक वही सोने के सिक्के उछालने वाले कार्यकारी की तरह वह बिखर गया। सन 2000 में उसने
ग्रीनविच के अंदर 18,000 वर्ग फुट के एक घर का विस्तार करने के लिए जमकर ऋण लिया। इस घर में 11 गुसलखाने, 2 एलिवेटर, स्विमिंग पूल, 7 गैराज और इसका मासिक खर्चा रख रखाव का $90,000 से अधिक। लेकिन फिर आया वर्ष 2008, वही आर्थिक मंदी, और इसने रिचर्ड फुस्कोन को मिट्टी में मिला दिया, प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिला दिया। अत्यधिक ऋण और अनकदी परिसंपत्ति ने उसे दिवालिया बना दिया और उसे जज के सामने कहना पड़ा, फिलहाल मेरे पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। और एक एक करके उसके सभी घर बिकते चले गए और उसका ग्रीनविच का यह घर 75% कम राशि पर नीलाम हुआ। तो यही अंतर है जेम्स रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कोन में। रिचर्ड फुस्कोन लालची और रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे, और यही अंतर काफी था दोनों के बीच के शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। ऐसा कोई आप दूसरा उद्योग सोच सकते हैं जहां पर कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रशिक्षित व्यक्ति को पछाड़ दे? मेरे ख्याल से वित्त उद्योग से बेहतर दूसरा कोई उद्योग नहीं हो सकता है। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कोन के सहवर्ती होने के 2 स्पष्टीकरण है। पहला, वित्तीय परिणाम भाग्य के द्वारा संचालित होते हैं। ध्यान दीजिए, वित्तीय परिणाम भाग्य के द्वारा संचालित होते हैं और इसका बुद्धिमत्ता और प्रयास से कोई संबंध नहीं है। यह कुछ हद तक सच है, परंतु इसके साथ ही दूसरा पहलू भी सच है कि वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है। यह बस एक व्यवहारिक कौशल है जिसमें आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है, बाकायदा इसके कि आप क्या जानते। तो इस प्रकार कहा जाए तो इसे धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहा जाएगा। हम दरअसल धन को किसी गणित आधारित फार्मूले के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें किसी फार्मूले के अंदर डेटा डालते हैं और फिर फार्मूला में बताता है कि करना क्या है। व्यक्तिगत वित्त में यह सच हो सकता है, परंतु निवेश में यह सच नहीं होता, और यही इसका दिलचस्प पहलू है। पैसे को लेकर हर कोई अलग तरीके से सोचता है। पैसा लोगों को भ्रमित भी करता है और साथ ही यह हमें लोगों के पैसे के प्रति आचरण को एक शक्तिशाली आवर्धक लेंस के प्रति देखने के लिए भी मजबूर करता है कि पैसे के प्रति लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं, और यह पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। सन 2008 की आर्थिक मंदी कोई ले लीजिए। 2008 की जो आर्थिक मंदी आई उसने सभी को वित्तीय रूप से प्रभावित कर लिया। यथार्थ रूप से कोई नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हुआ और इसको लेकर किया क्या जा सकता है, इसके बारे में बात करना तो दूर की बात। दरअसल हम वित्त को भौतिक विज्ञान की तरह पढ़ते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान नियमों के द्वारा चलता है। किसी पुल के ढहने का कारण इंजीनियर बता सकते हैं कि किसी निश्चित हिस्से पर अगर एक निश्चित मात्रा में बल डाला जाए तो पुल ढह जाएगा। तो भौतिक विज्ञान में विवाद नहीं है, यह नियम से चलता है, परंतु वित्त अलग है, यह लोगों के आचरण से चलता है। और मेरा आचरण, मेरा व्यवहार जो है वह मेरे लिए सही हो सकता है, परंतु हो सकता है आपको वह बचकाना और मूर्खतापूर्ण लगे। आखिर लोग कर्ज में क्यों डूबते हैं? इसके लिए आपको ब्याज दर का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आपको लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन कर रहे। आखिर जब शेयर मार्केट डहता है तो उसकी नीचाई, उसके अत्यधिक नीचे आने के ऊपर लोग अपना निवेश क्यों बेच देते हैं? इसके लिए आपको भविष्य के रिटर्न देखने की जरूरत नहीं है, आपको उस व्यथा के बारे में सोचना है जो आपको अपने परिवार की ओर देखकर होगी यदि आपका निवेश उनके भविष्य को खतरों में डाल दे। वोल्टेयर का कथन है, इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य ही हमेशा इतिहास को दोहराता है। तो मनोविज्ञान, पैसे का जो मनोविज्ञान है उसको लेकर अगली कड़ी में जल्दी में प्रस्तुत होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।